चीज में गलती नहीं करनी है। अभी कई एक बच्चे के मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि कई बच्चे लिंग जेंडर इसमें भी गलती कर देते हैं। वहाँ कुछ भी भर दो भैया, आप तो इधर फोन चला रहे उधर कुछ भी भर दो, कुछ भी भर दो के चक्कर में मेल की जगह अगर फीमेल हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। इससे यह फायदा होगा कि कोई भी नई अपडेट आएगी तुरंत आपके पास मैसेज आएगा। जैसे मान लो काउंसलिंग चालू हो गई, फॉर्म भरना चालू हो गया, काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया, उसके बाद में कोई सीट अगर वैकेंट है तो उसका नोटिफिकेशन, ये सब कुछ आपके मोबाइल नंबर पे आए। ये बड़ी बात बोली है यहाँ पे। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी ये कैटेगरी थी, अब मेरे जेट वालों ने चेंज करके ये कैटेगरी का प्राप्त करने का मतलब पात्रता की स्वीकृति नहीं है। कहने का मतलब आप जेट का फॉर्म भर के और एग्जाम क्लियर कर लिया, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप योग्य हो। इसके लिए आपको ये देखना होगा, जैसे कोई 11वीं का बच्चा फॉर्म भर रहा है, ये इस बार एक नया पॉइंट आ गया बेटा, ये बड़ी बात लिख दी। इतने दिन जेईटी के लिए जो योग्यता थी वो थी आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम एज चाहे कुछ भी हो चलेगा, लेकिन पहली बार जेईटी ने मिनिमम एज का जो है यहाँ क्राइटेरिया फंसा दिया है। कोई बच्चा ये कहे कि मेरा जेट के अंदर सिलेक्शन हो गया, मिठाई खा लो, नहीं खानी है। यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर हम सब इसका फॉर्म भरेंगे तो सर कितना पुराना जो है जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय पर ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो किसी का नाम है मोहनलाल शर्मा, तो वो चाहे तो मोहनलाल शर्मा साइन में लिख सकता है। फोटो के अंदर आपको मैनिपुलेशन नहीं करना है। कई सारे बच्चे जो है मिक्स कर देते हैं फोटोओं को, कोई और ही जाता है बैठने। जेल है अभी, आई बात समझ में। सरकार का पूरा ध्यान और चीज पे है कि नहीं है, ये पेपर आउट करने वाले उनके ऊपर तो पूरा। अब देखो ये सब चीजें क्यों करवा रहे हैं सर, इतना करने की कहाँ जरूरत है? क्योंकि फर्जीवाड़ा होता है, इसलिए उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। और जोधपुर यूनिवर्सिटी को मैं बधाई दूंगा कि लास्ट ईयर भी आपने बहुत अच्छे से पेपर करवाया था और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से पेपर करवाओगे। अभ्यर्थी केवल खुद का ही मोबाइल नंबर डालने की कोशिश करें, और खुद के पास नहीं हो तो पेरेंट्स के डालें। बाकी और हर किसी कोचिंग सेंटर के नंबर नहीं डाले, ये भी मैं बार बार मना कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में हमारे पास फोन आते हैं। लगभग कॉलेज के अंदर या तो हर दूसरा बच्चा, मतलब आधे बच्चे, या हर तीसरा हर चौथा बच्चा आपको रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का, केवल आरचे उदयपुर की बात कर रहा हूँ, वहाँ मिलेंगे। ऐसे ही राजस्थान की जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर मैक्सिमम बच्चे आपको रॉयल इंस्टीट्यूट के देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा कि सर हम उदयपुर आ जाएं लेकिन कहाँ रहेंगे, तो रॉयल इंस्टीट्यूट के खुद के हॉस्टल है जहाँ बहुत अच्छी घर जैसी फैसिलिटी है, रहना खाना पढ़ाई पूरी एक नंबर। और इसीलिए आपका ये रॉयल इंस्टीट्यूट लंबे वर्षों से, कई सालों से पूरे देश के अंदर एक नंबर कृषि संस्थान बना हुआ है, जिसमें रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यदि कोई बच्चा एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है तो वो कहां कहां एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए जेईटी का जो फॉर्म है वो आ चुका है, फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा सिलेबस क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले थोड़ा सा अपन देखेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर यदि कोई बच्चा 12वीं पास कर लेता है तो आगे वो है कहाँ कहाँ पढ़ाई कर सकता है। तो देखिए पूरे देश के अंदर अभी 8% 75 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, उनमें से 5 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो अपने राजस्थान में है। कौन कौन सी है? तो पहली है MPUAT, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर, जो कि पूरे देश के अंदर 15वें नंबर पे आती है। इसके अलावा नंबर 2 है आपकी SKRAU बीकानेर, 3 नंबर पे है SKNAU जोबनेर, 4 नंबर पे है AU जोधपुर, 5 नंबर AU कोटा। आई बात समझ में? ये पांचों यूनिवर्सिटी पूरे राजस्थान के अंदर है जहां एग्रीकल्चर का बच्चा अपनी पढ़ाई कर सकता है। पूरे देश में जो 75 यूनिवर्सिटीज है उनमें अगर टॉप यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं तो IARI न्यू दिल्ली, इसके अलावा मैं बात कर दूंगा GBPUT पंतनगर, BHU, PAU लुधियाना पंजाब, HAU हरियाणा, नवसारी गुजरात, आनंद गुजरात, TNU, US बेंगलुरु, प्रोफेसर NG रंगा, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो पूरे देश के अंदर जो है एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। सर ये पूरी यूनिवर्सिटीज किस डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं? तो ये ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंडर में आती है। आई बात समझ में? अब की सर
इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे होंगे। तो पूरी 75 यूनिवर्सिटीज में 20% सीट पे एडमिशन तो आपके हमारा जो एग्जाम होगा नेशनल लेवल का, जो पहले आईसीआर खुद अपने नाम से लेता था और अभी जो है सीयूटी के थ्रू होगा। तो 20% के लिए तो सीयूटी का एग्जाम देना है और पीछे सीट बच गई 80%, उनके लिए हर राज्य में अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग नाम से जो है एग्जाम होता है। जैसे राजस्थान के लिए एग्जाम होता है जेईटी का, एमपी के लिए एमपीपीएटी, यूपी के लिए यूपी के टेट, बिहार के लिए बीसीएसई। इस तरीके से ये अलग अलग एग्जाम होंगे। तो राजस्थान में पांचों यूनिवर्सिटी के अंदर 20% बच्चे तो आएंगे सीयूटी का एग्जाम देके और 80% के लिए यहाँ का स्टेट का एग्जाम होगा। तो आज के इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि स्टेट का एग्जाम जो राजस्थान का जेईटी का है वो कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है और इसका पूरा क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसकी डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा। यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बता दी है, कौन सी यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। तो आपको बता दूं, पहले एमपीयूटी कराती थी, फिर बीकानेर ने कराया, फिर आपका इसने कोटा ने कराया, फिर जोबनेर ने कराया, अभी जोधपुर करा रहा है। हर यूनिवर्सिटी 2-3 साल करके अपना अपना जो जब इनका नंबर आता है तो ये यूनिवर्सिटी जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती है। लास्ट ईयर जोधपुर यूनिवर्सिटी ने पेपर करवाया था, बहुत अच्छे से पेपर हुआ था और इस बार भी जोधपुर यूनिवर्सिटी है एयू जोधपुर, वही इस पेपर को कंडक्ट कराने जा रही है। आई बात समझ में। सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जेईटी 2024। अब देखते हैं अपन धीरे धीरे करके, मैं कोई जल्दबाजी में ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, आराम से मैं ये मान के चलूंगा एक ऐसा बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और हो सकता है जहां पे प्रॉपर टीचर्स किसी कारणवश नहीं है, एग्रीकल्चर उसने सब्जेक्ट ले लिया लेकिन उसको जानकारी कुछ नहीं है, अब उसको आगे क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ऐसा बच्चा जिसको कोई गाइडेंस नहीं है एग्रीकल्चर का, उसको बहुत ज्यादा कुछ इन फ्यूचर क्या होगा कोई जानकारी नहीं है, ऐसा बच्चा मेरी बात को समझ सके उसको ध्यान में रखते हुए ये मैं पूरा वीडियो बना रहा हूं। आई बात समझ में। लेकिन जो थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्न या होशियार समझता है वो भी इसको बारीकी से सुने, एक एक बात पे गौर करे, अदरवाइज बाद में आपको दुख होगा क्योंकि आप ऐसी गलतियां करके आ जाओगे जिनकी वजह से आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसलिए पूरा गौर से सुने आप। ये जो एग्जाम हो रहे हैं इसके थ्रू हम कौन कौन सी कोर्स है जिनके अंदर हमारा जो है एडमिशन हो सकता है, तो वो ये है बीएससी एग्रीकल्चर, 4 साल का कोर्स होता है बेटा आपका। इसके अलावा बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी आपकी फॉरेस्ट्री, बीएससी फूड न्यूट्रिशन एंड आपके डायटेटिक्स, इसके अलावा आपकी कम्युनिटी साइंस पब्लिक होम साइंस भी बोलते हैं इसको, पहले इसका होम साइंस ही नाम था, आपकी फिशरीज साइंस, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। ये ब्रांच है जिनके अंदर आप जो है इस एग्जाम को देख के पास करके एडमिशन ले सकते हो। आगे इनमें अपन डिटेल में बात करेंगे। जोधपुर यूनिवर्सिटी आपका जो है एग्जाम करवा रही है। अंतिम तिथि फॉर्म भरने की आपकी 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल को आप फॉर्म भर सकते हो। लेट फीस के थ्रू भी आप फॉर्म भर सकते हो, जिसकी जो है एक्स्ट्रा फीस जमा करानी होगी, लेकिन अपन यहाँ नॉर्मल फीस की बात करेंगे। 15 अप्रैल तक आपकी डेट है। अब की हम फॉर्म भर देंगे तो एग्जाम कब होगा, तो 2 जून रविवार को आपका एग्जाम होने वाला है। आगे चलते हैं। आगे जो है पूरी ये इंडेक्स दी हुई है, इसके बारे में डिटेल में आगे अपन कंटिन्यू बात कर लेंगे। आइए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईटी 2024 हेतु सामान्य दिशा निर्देश। यहाँ अपन पॉइंट टू पॉइंट इस पूरी बुकलेट को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और एक एक चीज आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना, आपको इसका फॉर्म भरना है ऑनलाइन। आई बात समझ में। और इसकी पूरी जानकारी इसके अंदर दी हुई है। अब आपको क्या करना है वो विशेष ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रवेश प्रक्रिया की अनुसूची में दी गई तिथियों के अनुसार एवं बिंदु संख्या 4.0 पर दिए गए निर्देशानुसार भरे जाएंगे। ये पूरी डिटेल दी हुई है, उसके अनुसार आपको भरना। एक फॉर्म भर के हम आपको पूरी जानकारी देंगे, मैं खुद बताऊंगा एक आपको फॉर्म भर के। अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भरते समय अपना नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, उप श्रेणी, मूल निवासी, मानदंड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरीके की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सही से भरें। इनमें आप किसी तरीके की गलती नहीं करें। कहने का मतलब फॉर्म भरते वक्त
आप जब ई मित्र पे जाके फॉर्म भरते हो, कई बार बच्चे ये बोलते हैं सर मैं फोन से ही फॉर्म भर लेता हूँ। भर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर फोन से फॉर्म भर लिया मैंने, लेकिन मेरे ये दिक्कत होगी क्योंकि उसने मैं उस टाइम में ढंग से पढ़ नहीं पाया। तो क्या करें, ई मित्र पे जाओ, पूरे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाओ, जो जानकारी आपको जिस पे डाउट है उसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स में देखो। अरे सर डाउट का मतलब समझा नहीं, जैसे आपसे वहां पूछा जाता है खुद का नाम भरो, तो आपने नाम भरा मान लो मोहनलाल चौधरी। अब आपको ये पता नहीं है पिताजी के नाम के आगे आप चौधरी लगाते हो या नहीं लगाते। जैसे मान लो श्याम लाल चौधरी है, तो अब आपको ये याद ही नहीं है कि मेरे पिताजी के नाम के आगे मैं चौधरी लगाता हूँ या नहीं लगाता, मम्मी के नाम के आगे देवी लगाता हूँ या नहीं लगाता। तो आपको ये वहां अंदाजे से नहीं भरना है ई मित्र वाले के, या बैठ के 10th की मार्कशीट और अगर 12th पास आउट हो तो आपको मार्कशीट पास में रखनी है, उसमें देख के ही भरना है आपको। आगे बात समझ में, किसी भी चीज में गलती नहीं करनी है। अभी कई एक बच्चे के मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि कई बच्चे लिंग जेंडर इसमें भी गलती कर देते हैं। वहां कुछ भी भर दो भैया, आप तो इधर फोन चला रहे और उधर कुछ भी भर दो, कुछ भी भर दो के चक्कर में मेल की जगह अगर फीमेल हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। एक बच्चे के अभी एक गर्ल्स के आ गई थी अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में। ईडब्ल्यूएस जो जो आपका है कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर पता कर लेना आप राजस्थान में किस कैटेगरी में हो। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे सबसे ज्यादा दुख पाते हैं कि सर मैंने उस टाइम भर दिया, मामा जी ने कहा कि मैं तेरा करवा दूंगा ईडब्ल्यूएस में और कर लो, और अब बोल रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस तो हमारा बन ही नहीं रहा क्योंकि ये कारण हो गया। इसलिए पहले जांच कर लेना, अपने पास टाइम पड़ा है, कोई तकलीफ नहीं है। आई बात समझ में, पूरा आपको ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर किसी भी कोचिंग सेंटर के नहीं देने, ध्यान कर लेना। बाद में बच्चे हमें फोन करते हैं कि सर अब हम क्या करें, डेट निकल गई, हमारे को प्रॉपर टाइम पे सूचना ही नहीं दी, अब हम क्या करें। किसी भी इंस्टीट्यूट के मोबाइल नंबर नहीं देने, मोबाइल नंबर बेटा खुद के देने और ईमेल आईडी भी खुद की ही देनी है। आगे बात समझ में। सर इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे यह फायदा होगा कि कोई भी नई अपडेट आएगी तुरंत आपके पास मैसेज आएगा। जैसे मान लो काउंसलिंग चालू हो गई, फॉर्म भरना चालू हो गया, काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया, उसके बाद में कोई सीट अगर वैकेंट है तो उसका नोटिफिकेशन, ये सब कुछ आपके मोबाइल नंबर पे आएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है। कई बार कोई चीज आपकी मिस हो गई, मान लो नहीं निकल रही, तो मोबाइल पे ओटीपी आता है, तो वो ओटीपी तभी आएगा जब आपके जेब में मोबाइल होगा। आपने मोबाइल नंबर तो किसी गुरुजी के दे दिया, अब क्या करोगे। इसलिए आपको नहीं देना, गांठ बांध के रखना, क्योंकि बाद में बार बार फोन करते हो तो हम भी देखो उस जगह आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आई बात समझ में। पड़ोसी के नंबर दे दिए, पड़ोसी का सिम खो गई, कुछ भी खो गई, नहीं देने पड़ोसी। एक सिम लाओ पहले तो खरीद के, 2 दिन चेक देखो प्रॉपर काम कर रही है, वो बस वो खुद की सिम दो, बाकी मत दो किसी की भी। ठीक है बेटा, आगे चलो। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा कराने से पहले अपने आवेदन पत्र में स्वयं की सूचना, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को छोड़कर अन्य सूचनाएं अंतिम तिथि तक सुधार सकते हैं। इनमें कोई करेक्शन नहीं होगा, इसलिए सभी व्यवस्थित तरीके से आराम से शांति से ही आप फॉर्म भरते वक्त सावधानी से इनको भरे। बाकी आपके पास करेक्शन के ज्यादा ऑप्शन नहीं आने वाले। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने के बाद में तो किसी भी तरह का संशोधन संभव नहीं होगा। अब देखो, अभ्यर्थी अपना पासवर्ड किसी भी स्थिति में दूसरे व्यक्ति को नहीं बताए, क्योंकि वह अपनी आपकी सूचनाएं परिवर्तित कर दुरुपयोग कर सकता है। मान लो आपने फॉर्म भर दिया, किसी को आपने आईडी पासवर्ड दे दी, फिर पता चला कि उसने कुछ करेक्शन कर दिया, तो फिर दिक्कत आ जाती है। इसलिए आपको सब जगह अपने आईडी पासवर्ड को बांटना नहीं है। आई बात समझ में। इस प्रकार के परिवर्तन व उसके हुए परिणाम के लिए परीक्षा आयोजक जिम्मेदार नहीं होंगे। ये बड़ी बात बोली है यहाँ पे। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी ये कैटेगरी थी, अब मेरे जेट वालों ने चेंज करके ये कैटेगरी कर दी। अरे जेट वालों ने कैटेगरी चेंज नहीं किए बेटा, तेने फॉर्म भरा था और उस टाइम तेने किसी को पासवर्ड दिए थे, उसने तेरे साथ मजाक कर लिया या उसने तेरे साथ ऐसा काम कर दिया। आई बात समझ में। ऐसा ही होता है। फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना। लास्ट ईयर भी 2-4 बच्चे थे, याद नहीं आ रहा मुझे कौन सी जगह के थे, बार बार फोन करते थे कि सर हमारे पास देखो प्रिंट आउट में ये है, हमने फॉर्म भरा तब ऐसा किया था, फिर ऐसा कर दिया था। तो उसने फॉर्म भर के प्रिंट आउट तो निकाल लिया, लेकिन बाद में पता चला कि पीछे से किसी ने चेंज कर दिया। अब वो फिर जेट वाले क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आपने तो उसमें कुछ करेक्शन कर दिए थे। आई बात समझ में। अब आपका रिजल्ट, आपका जो एडमिट कार्ड है वो तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना जो फाइनल आपने सबमिट किया था। इसलिए आपको ध्यान रखना है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हैं और जिसके साथ घटित होती है ना उसी को पता है कि इनका दर्द क्या होता है। बाकी के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि सर आप इतना पढ़ के क्यों सुना रहे हो, कईयों को ऐसा भी लग सकता है। आई बात समझ में।
लेकिन क्योंकि फाइनली वो जो दुखी हो जाते हैं वो हमारे पास ही आते हैं कि सर अब हमारे को कोई तोड़ बताओ, तो हम तोड़ उसी चीज का बता सकते हैं जिसका हमारे पास इलाज हो, जिसका इलाज हमारे पास है ही नहीं, और ना आगे डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो भी कई बार मजबूरी की वजह से नहीं कर पाते। जैसे आप समझना, उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया और आपने ईडब्ल्यूएस का उसमें ऑप्शन लिया था और आपको ईडब्ल्यूएस में आपका रिजल्ट शो कर दिया। अब आपको कि मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं बना, तो अब आपका जनरल में रिजल्ट थोड़ी दे सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ऐसी दिक्कतें आती है। अब देखो, आवेदक पत्र शुल्क जमा कराना, भाई कितनी फीस है वो अपन देखते हैं कि जेट के फॉर्म भरते वक्त कितनी फीस हमारे को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जमा करानी है। तो आप देखो, आप संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र का शुल्क मैं बताना चाहूंगा कि पहले इसकी फीस 2800 रुपए थी, फिर इसकी फीस कम करके 1100-1200 कर दी, और इस बार वापस कितनी कर दी, बढ़ा के 1600 रुपए। जेट डिपार्टमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस एग्रीकल्चर के अंदर नॉर्मल परिवार के बच्चे हैं, आप कोशिश करो कि 1600 की जगह 500-700 रुपये फीस रखो। एटलीस्ट बच्चों की आय या इनकी स्थितियाँ ऐसी नहीं हो रही है कि ये लास्ट ईयर से ज़्यादा फीस जमा कराएं, लेकिन हम भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम आपकी बात रख सकते, बच्चे भी जो हैं वास्तव में ऐसी स्थिति में नहीं है कि इतनी इतनी फीस जो है वो जमा करा पाए, इसलिए इस फीस को थोड़ा कम करना चाहिए। हाल फिलहाल जो आपने इस बार बढ़ा के फीस रखी है वो रखी है 1600 रुपये। इसके अलावा बैंक का अलग चार्ज है, वो अलग से लगेगा यदि कोई हो तो। आप देखो, सभी योग्य विद्यार्थी हेतु राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों सहित राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों को छोड़कर, मतलब कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, ये उन बच्चों की फीस है। एससी, एसटी, पीएच ये बच्चे इसमें शामिल नहीं है। सर मैं बिहार का हूँ, आउट ऑफ राजस्थान से हूँ, क्या मैं जेईटी का फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल, आप आउट ऑफ राजस्थान से हो, आप देश के किसी भी जगह से क्यों न हो, आप जेईटी का फॉर्म राजस्थान का है वो भर सकते हो। लेकिन आप राजस्थान की वो कॉलेज, जितने भी ऐसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट हैं, उनकी जनरल जो सीट है उनमें प्राइवेट जो कॉलेज है वहीं आप एलिजिबल हैं। आप गवर्नमेंट जो कॉलेज है राजस्थान की यूनिवर्सिटीज है उनके लिए एलिजिबल नहीं है। आई बात समझ में? सर हमारी फॉर्म फीस कितने लगेगी? आपकी जनरल के इक्विवेलेंट ही लगेगी। ठीक है बेटा। अब देखो 1600 रुपए की चर्चा हो ही गई, अब बात करेंगे 1300 रुपए की। और बैंक शुल्क ये किनके हैं? राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट के लिए ये जो है लागू है। और जो पीएच कैंडिडेट है उसका जो सर्टिफिकेट है वो 40% या मोर देन 40% है तो ही वो कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज वो पीएच कैटेगरी में यहाँ उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? आवेदन शुल्क, आवेदन पत्र शुल्क केवल ऑनलाइन ही जमा होगा, मतलब वैसे आजकल सबको पता है, फिर भी ऑफलाइन फॉर्म जेट का नहीं भरा जाता है, ऑनलाइन ही फॉर्म बेटा भरा जाएगा। आई बात समझ में? प्रवेश लेने हेतु पात्रता मानदंड, मतलब एलिजिबिलिटी, कौन कौन जेईटी का फॉर्म भर सकता है, आगे के पॉइंट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। जेईटी का फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या चाहिए, आइए जानते हैं। अभ्यर्थी जेट ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले ये सुनिश्चित कर लेवे कि ये वांछित कोर्स में प्रवेश लेने के योग्य है, जैसा कि जेट पुस्तिका में विस्तृत है, मतलब दिया गया है बुलेटिन में। जेईटी के लिए आवेदन करना, परीक्षाओं में शामिल होना, कॉलेज का आवंटन और उसके लिए आप जो योग्यता है प्राप्त करने का मतलब पात्रता की स्वीकृति नहीं है। कहने का मतलब आप जेट का फॉर्म भर के और एग्जाम क्लियर कर लिया, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप योग्य हो। इसके लिए आपको ये देखना होगा, जैसे कोई 11वीं का बच्चा फॉर्म भर रहा है मान लो, तो आप ये कह दो कल को कि आपने, अगर मैं एलिजिबल नहीं था तो आपने मेरा फॉर्म क्यों भरा। आप ऐसे कहे, आप नहीं कह सकते। हमारा काम है परीक्षा लेने का, आप पैसे जमा कराओ, परीक्षा दो। अब आप इस परीक्षा के अंदर एलिजिबल हो नहीं हो, आप खुद चेक कर लेना। बस हम ये कह सकते हैं कि ये परीक्षा केवल ये लोग हैं वही एलिजिबल है। फिर भी कोई आके फीस जमा करा के परीक्षा देना चाहे तो इन्हें कोई ऐतराज नहीं है। 11वीं का बच्चा फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी है कि वहां कॉलेज में जाए, उससे पहले 12वीं पास की मार्कशीट चाहिए और उसमें इतने परसेंटेज होने चाहिए तो ही कॉलेज एडमिशन देगा।
आप वहां जाके 11वीं के साथ में पेपर करे करके ये नहीं कह सकते कि आपने जो है मेरा फॉर्म क्यों भरा, और अगर मैंने एग्जाम दिया करे कर लिया तो एडमिशन लो। ये बात यहाँ कही गई है, आई बात समझ में। कई बार पेरेंट्स और बच्चे जानकारी के अभाव में सामने वाले सिस्टम से उलझ जाते हैं कि आपने ऐसा ऐसा क्यों किया, इसलिए ये भी समस्या आई हुई है। इसलिए इन्होंने हर जगह क्या लिख रखा है बेटा, समाधान लिख रखा है कि ऐसे केस में ऐसा होने वाला है। यदि किसी कारणवश किसी अयोग्य अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जाता है तो पता चलते ही उसका आवंटन अथवा प्रवेश तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आपने कहीं पर भी आपने सब काम कर लिया, कॉलेज में आपने एडमिशन भी ले लिया, लेकिन बाद में पता चला कि आप फर्जी हो, आपकी जगह कोई दूसरा बच्चा परीक्षा में बैठा था और आप ऐसे कैंडिडेट हो, तो सेकंड ईयर में भी कॉलेज से बाहर निकाले जा सकते हो, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में भी निकाले जा सकते हो। कहीं पर भी ऐसा हो गया कि आप अयोग्य हो, आप वो आदमी हो ही नहीं क्योंकि आपकी ये एलिजिबिलिटी नहीं है या आपने ये गड़बड़ कर रखा है, तो देश के किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा आप कभी भी बाहर निकाले जा सकते हो, जेट में भी निकाले जा सकते हो। अब 2 नंबर का पॉइंट था अपना कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यताएं चाहिए ये इस एग्जाम को देने के लिए। तो पहली है 2.1 शैक्षणिक योग्यता, मतलब जेईटी की परीक्षा देने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहां देखो आप क्या होना चाहिए, आपके पास में 12वीं क्लास जो है आप पास आउट होने चाहिए, और 12वीं में ही आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। विज्ञान में एग्रीकल्चर है अगर आपके 12th में, या बायोलॉजी है, या फिर मैथमेटिक्स है, तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हो। आई बात समझ में। अब देखो, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, ये टोटल 5 सब्जेक्ट है। इनमें से कोई 3 पेपर आपको लेने होंगे, या तो एजी बायो केमिस्ट्री ले लो, या पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो, पीसीएमबी, पीसीए, ये कोई ग्रुप कॉम्बिनेशन है, इनमें से कोई 3 लेके आपको पेपर देना होता है। या पीसीएमबी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा बच्चा जिसके पास साइंस बायोलॉजी भी थी और एडिशनल मैथ थी, वो बच्चा भी जो है एलिजिबल है। आई बात समझ में। अब देखना, यहाँ विशेष तौर पे लिखा है कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी एवं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों हेतु उनके 12वीं क्लास के अंदर आपके केमिस्ट्री और गणित और भौतिकी यानी केमिस्ट्री, पीसीएम, मैथमेटिक्स का बच्चा ही डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग कर सकता है। आ गई बात समझ में। अब कोई एग्रीकल्चर का बच्चा मुझे बोले कि सर मैं डेयरी टेक्नोलॉजी से बीटेक करना चाहता हूं, जेट का फॉर्म भर दूं क्या? जेट का फॉर्म भर दो, लेकिन बीटेक नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो? तो आप एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकते हो, डेयरी इसके क्या नाम हॉर्टिकल्चर से कर सकते हो, फॉरेस्ट्री से कर सकते हो, आप फिशरी से कर सकते हो, आप कम्युनिटी साइंस में कर सकते हो, फूड न्यूट्रिशन में कर सकते हो, लेकिन आप डेयरी और फूड से नहीं कर सकते हो यदि आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो। आ गई बात समझ में। आगे चलते हैं। अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 5 विषयों कृषि, कृषि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी में से कोई 3 सब्जेक्ट का आपको चूज करना है। आई बात समझ में। यदि डेयरी टेक फूड टेक में जाना है तो रसायन विज्ञान गणित मतलब पीसीएम पेपर जो है करना अनिवार्य है। यही पेपर यू हैव टू अटेम्प्ट पीसीएम। अब देखो यहाँ क्या बात लिखा है, जैसे किसी बच्चे के सब्जेक्ट है 12th क्लास में पीसीएम मैथ है, और उसने जेट के अंदर मैथ की जगह एग्रीकल्चर लेके पेपर दे दिया, तो पीसीए से पेपर दिया, क्या वो डेयरी टेक फूड टेक में एडमिशन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। मतलब 12वीं में मैथ होने के बावजूद भी नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ कंपलसरी है पेपर अटेम्प्ट करना भी किससे? पीसीएम से। आ गई बात समझ में। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि सर मेरे 12वीं क्लास के अंदर बायोलॉजी है पीसीबी, और अब मैं सर फिजिक्स मुझे टफ लगता है, तो मैं फिजिक्स की जगह एग्रीकल्चर लेके पेपर देना चाहता हूँ जेट का, तो क्या मैं दे सकता हूँ? और फिर एग्रीकल्चर कोर्स में क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप पीसीबी की जगह एबीसी ले सकते हो और पेपर दे सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि सर मैंने तो कभी एग्रीकल्चर पढ़ी नहीं, मैं तो पीसीबी से नीट की तैयारी कर रहा था और मैं अब एग्रीकल्चर का एग्जाम देना चाहता हूँ, तो क्या मैं पीसीबी से ही दे सकता हूँ? बिल्कुल आप पीसीबी से दे सकते हो। आपको केवल 5 में से 3 पेपर लेने होते हैं और पीसीबी में आपके 3 पेपर काउंट हो गए। नेक्स्ट देखो, विशेष तौर पे लिखा है कला एवं वाणिज्य आर्ट एंड कॉमर्स के विद्यार्थी जो है 10+2 वाले यहाँ योग्य नहीं है। अब ये देखेंगे कि यदि किसी बच्चे को जेईटी का एग्जाम देना है तो उसके 12वीं में कितने % होने चाहिए। तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसके 50% होना चाहिए,
और अगर कोई रिजर्वेशन किसी बच्चे पे लग रहा है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इसके अलावा एमबीसी वर्ग है, उनमें 5% की छूट दी गई है। आगे बात समझ में देखो, 5% अंक छूट का लाभ लेने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग की सीट पर ही प्रवेश मिलेगा, वह अनारक्षित वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि आप छूट ले रहे हो तो आप फिर जनरल की सीट पे नहीं जा पाओगे। अब यहाँ पे कोई बच्चा ये भी पूछेगा कि सर मैं तो अभी 12वीं में पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल, जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, तो आपको ये मार्कशीट लेके वहां जाना होगा। आई बात समझ में? फॉर्म जो 12वीं में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी भर सकते हैं। अब है एज, तो एज ये है कि 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम आयु 16 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम आयु 16 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वर्णित जन्म तिथि ही मान्य होगी। ये इस बार एक नया पॉइंट आ गया बेटा, ये बड़ी बात लिख दी। इतने दिन जेईटी के लिए जो योग्यता थी वो थी आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम एज चाहे कुछ भी हो चलेगा। लेकिन पहली बार जेईटी ने मिनिमम एज का जो है यहाँ क्राइटेरिया फंसा दिया है। कई बच्चों को इससे मुझे लगता है दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 1 जनवरी 2024 को इनको 16 साल का बच्चा चाहिए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं पास कर ली है या वो फिर 12वीं में है लेकिन उनकी एज 16 साल नहीं हो रही है, तो उन बच्चों के यहाँ दिक्कत आने वाली है। इसके लिए जो भी कुछ होगा वो करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसमें क्या है। बाकी ये कंडीशन पहली बार ही लगी है, ये कुछ बच्चों के लिए चिंताजनक हो सकती है। अब है ये बड़ा मुद्दा है मूल निवास वाला, कि बच्चा कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो अपन एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो बेसिक है वही अपन डिस्कस करेंगे। निजी विश्वविद्यालयों की 50% सीटों को छोड़कर संयुक्त प्रवेश परीक्षा केवल राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए ही खुली है। मतलब पूरी जो है जितनी भी यूनिवर्सिटीज है राजस्थान में, गवर्नमेंट और प्राइवेट, इन दोनों के लिए जेईटी का एग्जाम होता है। कोई बच्चा ये कहे कि मेरा जेईटी के अंदर सिलेक्शन हो गया, मिठाई खा लो, नहीं खानी है, क्योंकि पहले हमें ये देखना है कि उसका प्राइवेट कॉलेज में हुआ है या गवर्नमेंट में हुआ है। ये दोनों के लिए एग्जाम होता है। आई बात समझ में? अब है कि सर इसमें राजस्थान का ये एग्जाम है, तो इसमें क्या राजस्थान के बच्चे बैठेंगे? बिल्कुल, सरकारी कॉलेज की जितनी भी सीट है वहां पे राजस्थान के बच्चे आ सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटों पर आउट ऑफ राजस्थान के आ सकते हैं। तो प्राइवेट में वैसे हम जाते नहीं है, इसलिए कोई दूसरे आए तो भी कोई तकलीफ नहीं है। आई गई बात समझ में? अब देखो, अब कंडीशन पे डिस्कस करते हैं अपन। अभ्यर्थी जिसके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र हो वो एलिजिबल है। ऐसा बच्चा पहला तो क्या राजस्थान के बाहर का एग्जाम दे सकता है, लेकिन वो सरकारी के लिए नहीं है। दूसरा, जो राजस्थान का मूल निवासी है जिस बच्चे के पास, वो राजस्थान का माना जाएगा, वो इस परीक्षा को दे सकता है। दूसरी कंडीशन, राजस्थान में मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित छात्र के रूप में लगातार परीक्षा में अभ्यर्थी ने पिछले 3 साल से पढ़ाई की हो, यानी राजस्थान में स्थित विद्यालय से 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वो एक तरीके से राजस्थान की जो सरकारी कॉलेज है उनके लिए एलिजिबल है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। ऐसा बच्चा जैसे मान लो एमपी का है और वो हमारे रॉयल संस्थान में, मान लो रॉयल की जो स्कूल है उसके अंदर वो यहाँ 10वीं में भी था, 11वीं में भी था और 12वीं में भी था, तो वो बच्चा सरकारी कॉलेज के लिए राजस्थान में जेईटी के लिए एलिजिबल है, उसके कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आई बात समझ में? नेक्स्ट कंडीशन 3, अभ्यर्थी के जैविक माता पिता पिछले 10 वर्षों की अवधि से लगातार राजस्थान में रह रहे हैं और इस अवधि में अभ्यर्थी ने राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान से कम 5 साल तक पढ़ाई की हो। जैसे मान लो मम्मी पापा को तो जो है लंबा टाइम हो गया या 10 साल हो गई और ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो वो भी एलिजिबल है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग केस है, जिसके जो लग रहा है उसको वो लगाना है। अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, चाहे उसने राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य में पढ़ाई की हो। जैसे उदयपुर का कोई बच्चा गुजरात में उसने पढ़ाई की है,
कि ये क्या वो जेट का फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है। मूल निवासी राजस्थान का है, चाहे फिर उसने पढ़ाई कहीं की हो, लेकिन बाहर का अगर है राजस्थान के और यहाँ राजस्थान में 3 साल उसने लगातार 3 साल की हो, मतलब 10वीं 11वीं 12वीं, तो वो अलाउ है। फिर आई बात समझ में? ये कुछ और कंडीशन है, ये बहुत कम बच्चों पे लगेगी, इसलिए आप इसको देख लेना। फिर भी किसी को कोई समस्या हो तो एक बार जरूर पूछ लेना, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट आपके इससे रिगार्डिंग हो गए। अब है सीटों का आरक्षण, जो रिजर्वेशन है वो। तो इसमें बता ही दिया था कि रिजर्वेशन आपको यहाँ मिलेगा, और ये विज्ञप्ति जारी हुई है, आज बुलेटिन जारी हुआ है, तो इस डेट तक जिसको जो सरकार के द्वारा रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में? आप देखो यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर हम जिस सब इसका फॉर्म भरेंगे तो सर कितना पुराना जो है जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय पर ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जब आप फॉर्म भरोगे, कॉलेज में जाओगे, तो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब देखो जनरल की बात की या नहीं की, इसका मतलब जनरल का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। यहाँ SC ST की बात हुई, नहीं हुई, इसका मतलब है SC ST का कितना भी पुराना सर्टिफिकेट हो चल जाएगा। बात किसकी हुई यहाँ पे? आपके ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और ओबीसी, इनका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां देखना, पुराना नहीं होना चाहिए। और ओबीसी अभ्यर्थी होने की स्थिति में, विशेष तौर पे ओबीसी अभ्यर्थी होने की स्थिति में स्पष्ट रूप से गैर क्रीमिलियर का उल्लेख होना चाहिए, उस पर लिखा हुआ आता है। आई बात समझ में? अब देखो शपथ पत्र के साथ ये प्रमाण पत्र आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत करते समय 3 वर्ष से पहले का नहीं होना चाहिए। अब मेरा तो नया है ही नहीं बनाया हुआ, तो पुराना जमा करा दो। एक एफिडेविट देना है कि सर मेरी जो है ये जाति है और ये मेरी चेंज नहीं हुई है, मैं हाल फिलहाल इसी में हूँ, ये मैं शपथपूर्वक निवेदन करता हूँ। बस उसकी नोटरी करा के जमा करा दो, 3 साल पुराना चल जाएगा। इसको समझा रहा हूँ। मेरा 2023 जनवरी का कोई सर्टिफिकेट है ओबीसी का, तो क्या मैं उससे जेट का फॉर्म भर दूं? बिल्कुल भर सकता हूँ। अगर मुझे कॉलेज में जाना है तो ये तो 12 महीने से ज्यादा पुराना हो गया है, चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। इसके साथ में एक मुझे वो एफिडेविट लगा के देना है, बस इतना ही काम है। सर मैं नया बना लूं तो कैसा होगा? बहुत बढ़िया, नया बना लो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बनाओ तो दूसरा रास्ता इन्होंने अपने को बता दिया। ठीक है बेटा। अब देखो डिफेंस, अर्धसैनिक, पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षण, जो कि लास्ट ईयर भी था, और ये आपका ये अनेक्जर फर्स्ट के अंदर दी हुई डिटेल, उसके अकॉर्डिंग ये आपका बनेगा। ये आपकी अलग अलग कंडीशन है सबकी, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन से बच्चे के लिए कौन सी प्राथमिकता लगेगी। कई बार बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, आई बात समझ में, और बाद में उनके दिक्कतें आती है, इसलिए आपको ये कैटेगरी वही सिलेक्ट करना है। कई बार बच्चे कहते हैं मेरे नंबर तो ज्यादा आए थे सर, लेकिन फिर भी मुझे कॉलेज नहीं मिल रही, या मिल रही है लेकिन मेरे को उतनी अच्छी नहीं मिल रही जितने की मेरे से कम वालों को मिल गई। बात तो सही है उसकी, लेकिन यहाँ सिलेक्ट करने में उसकी दिक्कत है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि भाई किसकी कौन सी कैटेगरी लगती है। वैसे आप पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति अभ्यर्थियों एवं टीएसपी अभ्यर्थियों के लिए पात्रता एवं निर्देश। तो ऐसे बच्चे जो पीएच कैटेगरी से हैं और अगर मोर देन 40% है, तो ऐसे बच्चों के लिए 20 मिनट जो है उनको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र का शुल्क जमा कराने के पश्चात आवेदन पत्र में भरे गए विवरण में किसी भी परिवर्तन हेतु याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। टीएसपी क्षेत्र के आरक्षण हेतु केवल अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विद्यार्थी ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे। कई बार पेरेंट्स इसका ऑब्जेक्शन करते हैं, बच्चे भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि हम जब टीएसपी एरिया में आते हैं तो टीएसपी एरिया का बेनिफिट तो हर कैटेगरी के बच्चों को होना चाहिए, जनरल वाले को भी होना चाहिए, लेकिन जेईटी के लिए, जेईटी के अंदर विशेष तौर पे देखा गया है कि केवल एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्हीं को टीएसपी का बेनिफिट मिलता है, और उसमें भी एसटी का वो बच्चा जिसके पास टीएसपी का सर्टिफिकेट है वही बच्चा अलाउ किया जाएगा, बाकी किसी बच्चे को अलाउ नहीं किया जाता। अब आगे अपन बात करेंगे कि यदि कोई बच्चा जेईटी 2024 का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने जा रहा है तो इसके फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या उसको विशेष बातों का ध्यान रखना है, तो आइए अपन जानते हैं अब आगे
कि इसका फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए हमें वेबसाइट चाहिए, तो वो है आपकी JET AUJ2024.com। इस वेबसाइट पे जाके ही आपको फॉर्म भरना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि कब से शुरू होंगे? 14 मार्च से। मतलब आपके फॉर्म कल से चालू हो जाएंगे, कंटिन्यू आप फॉर्म भर सकते हो। 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। आई बात समझ में। तो ये इन्होंने बता दिया अपने को कि 15 अप्रैल लास्ट डेट है। सर, लेट फीस के साथ में भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। आप 500 रुपए एक्स्ट्रा जमा करा के और 18 अप्रैल तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं लेट फीस के साथ में। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पहला तो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व की तैयारी। आपको क्या क्या चीजें आपको पास में रखनी होगी, तो आप एक एक चीज देखिए बेटा। अब अपन ये देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बच्चे के पास में होने चाहिए। तो नंबर 1, बच्चे का फोटो लेटेस्ट होना चाहिए, आपके सिग्नेचर। और ध्यान रखना, आगे से आज से आप एक ही साइन करना, या तो हिंदी में करना या इंग्लिश में करना। पूरा नाम लिख रहे हो पूरा लिखो, हाफ लिखते हो हाफ लिखो, मिड लिखते हो मिड लिखो। कैसे सर समझे नहीं? जैसे मान लो किसी का नाम है मोहनलाल शर्मा, तो वो चाहे तो मोहनलाल शर्मा साइन में लिख सकता है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में, या मोहनलाल या मोहन या मोहनलाल शर्मा पूरा। अब इसको आप जैसी बनावट बनाना चाहो बना लो, जैसी कलाकारी दिखाना चाहो साइन में, आप डॉक्टर बनना चाहो बन जाओ, लेकिन वो याद होना चाहिए कि किस तरीके के बने और कैसा साइन किया था। हिंदी इंग्लिश किसी फॉर्म में कुछ कर दिया किसी में कुछ कर दिया तो आप भूल जाओगे। और जहाँ एग्जाम में जाओगे ना एग्जाम देने, तो वहाँ आपका इन्विजिलेटर आएगा तो वो सिग्नेचर करवाएगा, फोन नंबर वक्त उस टाइम और जो आपने एग्जामिनेशन में हॉल में जो साइन किया वो दोनों मिसमैच होते हैं, आप डाउटफुल में आ जाओगे, फिर बाद में आपका टाइम खराब होगा, हो सकता है आपको बाहर निकाल दे। इसलिए साइन का ध्यान रखना। फोटो के अंदर आपको मैनिपुलेशन नहीं करना है। कई सारे बच्चे जो है मिक्स कर देते हैं फोटो को, कोई और ही जाता है बैठने, जेल है अभी। आई बात समझ में। सरकार का पूरा ध्यान और चीज पे है कि नहीं है। ये पेपर आउट करने वाले उनके ऊपर तो पूरी नकेल कस रखी है, सीधे अंदर कर देंगे। ध्यान करना, मतलब ऐसे अंदर जाके फंसोगे कि हर बार सोचोगे इससे बढ़िया है मैं ऐसा काम नहीं करता। घर वाले वो बदनाम होंगे जो अलग है बेटा ना। दाहिने हाथ का अंगूठे का निशान आपको प्रॉपर अपना निशान लगा के और उसको जो है स्कैन करके रखना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है जो फॉर्मेट है वो आपको इस तरीके का रखना है। ये जो साइज दे रखी है, आई बात समझ में। ये देखो, कंप्यूटर जनित तस्वीरें स्वीकार्य नहीं होगी। कंप्यूटर से हर कुछ बना के डाल दिया आपने, वो नहीं मानी जाएगी। विशेष तौर पे इन्होंने लिख रखा है। हस्ताक्षर के लिए भी करके इसकी साइज पिक्सल की साइज दे रखी है। दाहिने हाथ के अंगूठा का निशान भी इन्होंने बिल्कुल बता दिया है। देखा न होने, देखो अब एक विशेष पॉइंट लिखा है यहाँ पे, अभ्यर्थी के दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान न होने पर दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली का निशान, और यदि दायां हाथ ना हो तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरा लिखा हुआ है। अब देखो ये सब चीजें क्यों करवा रहे हैं सर, इतना करने की कहाँ जरूरत है? क्योंकि फर्जीवाड़ा होता है, इसलिए उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। और जोधपुर यूनिवर्सिटी को मैं बधाई दूंगा कि लास्ट ईयर भी आपने बहुत अच्छे से पेपर करवाया था, और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से पेपर करवाओगे। अब देखो, अगर आपने कोई जोड़ तोड़ की फोटो के साथ में डिजिटल के माध्यम से, तो सीधी सीधी आपके ऊपर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ध्यान रखना। फोटो की पृष्ठभूमि केवल सफेद होनी चाहिए, बैकग्राउंड जो है वो छेल छबीला नहीं होना चाहिए, केवल और केवल व्हाइट होना चाहिए आपको। ये यहाँ विशेष ध्यान रखने वाली बात है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के में आधार कार्ड की अंतिम 4 संख्या भरना जरूरी है। मैं एक फॉर्म भर के आपको डिटेल में पूरी जानकारी दूंगा। आई बात समझ में। किसी को कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको 4 जो है आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट फिल करना होगा। शुल्क रियायत के लिए जाति प्रमाण पत्र और या विशेष योग्यजन का प्रमाण पत्र आपको जो है पीडीएफ में स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। स्कैन होगा वो, और साइज इन्होंने बता दी है। इसका मतलब जेट का फॉर्म भरते वक्त क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसमें पहला डॉक्यूमेंट्स क्या आ गया आपका, एक एक्स्ट्रा फोटो के अलावा साइन के अलावा क्या आया, यह आ गया कि अगर आप किसी कैटेगरी विशेष में हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट
अपलोड करना होगा। कितना पुराना होगा वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक बार यदि कोई बच्चा ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, या फिर कोई ऐसा बच्चा एमबीसी का है, तो उनका 1 साल से अगर ज्यादा पुराना है तो भी चल जाएगा, एक एफिडेविट लगेगा। आई बात समझ में? तो आप फॉर्म भरते वक्त तो अपलोड कर सकते हो जो भी आपके पास। 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, एक बार भर सकते हो। जनरल में कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, और एससी एसटी का तो जितना पुराना उतना ही चल जाएगा, उनको 3 साल 5 साल की कोई कंडीशन नहीं है। 10th और 12th की अंक तालिका लगेगी, उसकी पीडीएफ अपलोड होगी। सर मैं तो क्या है कि अभी 12th में ही पढ़ रहा हूँ, तो क्या करना है? तो फिर तेरे केवल बेटा 10th की लगेगी, 12th की नहीं लगेगी। फॉर्म भरते वक्त 10th और 12th की मार्कशीट पास में रखनी है, और उसमें एक एक डिटेल देख देख के फॉर्म भरना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चे गलतियां करते हैं। अभ्यर्थी केवल खुद का ही मोबाइल नंबर डालने की कोशिश करे, और खुद के पास नहीं हो तो पेरेंट्स के डाले, बाकी और हर किसी कोचिंग सेंटर के नंबर नहीं डाले। ये भी मैं बार बार मना कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में हमारे पास फोन आते हैं कि सर मैंने ये 6 फॉर्म भरा, ये कर दिया, पड़ोसी का नंबर डाल दिया, उनके डाल दिया, अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती। उस टाइम हम भी बेटा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम जो कर सकते हैं वो हम बार बार आपको कह के फॉर्म भरने से पहले बताते हैं। यहाँ बचावी उपाय आप ये ध्यान रखो। देखो इन्होंने लिखा है बेचारों ने, क्योंकि कुछ जानकारियां जेट कार्यालय द्वारा ईमेल या एसएमएस के द्वारा दी जाती है, इसलिए आपके पास नंबर आपका होना चाहिए। देखो इन्होंने कोचिंग सेंटर का भी नाम लिखा है कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोचिंग सेंटर या ई मित्र के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या बैंक खाते का विवरण नहीं देना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र शुल्क जमा कराने के बाद किसी भी प्रविष्टि में बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोचिंग सेंटर या ई मित्र के मोबाइल नंबर और ईमेल का उपयोग नहीं लेवे। पहले नॉर्मल लिख दिया, फिर डार्क करके और लिखा है, इसका मतलब लेना ही नहीं है बेटा, ये सही लिखा है इन्होंने। फीस जमा कराना, आप कैसे पेमेंट जमा कराना होगा? 1600 रुपए इस कैटेगरी के लिए। कौन सी कैटेगरी के लिए? जनरल कैटेगरी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके 1600 रुपए, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट है उनके लिए जो है 1300 रुपए। लास्ट ईयर से फीस बढ़ा के डाली है, जो कि गलत किया गया है। फॉर्म जो है केवल आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा। आई बात समझ में? और कहीं पर भी आपकी फीस जमा कराई गई है फॉर्म भरते वक्त, वो कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होगी। मतलब फीस गई, इसका मतलब कॉलेज में जाने पर ये फीस कहीं पर भी एडजस्ट नहीं की जाएगी। अब आप जब फॉर्म भरोगे तो इसमें किसी एक बैंक के अकाउंट की डिटेल आपसे पूछी जाएगी। वो इसलिए पूछी जाएगी क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराओगे या कई बार आप पेमेंट करोगे, आपका डबल पेमेंट हो गया, मान लो आपने फॉर्म भरा, पैसा कट गया, लेकिन वहां सबमिट नहीं हुआ, तो आप दोबारा पेमेंट करोगे तो आपका तो 2 बार पैसा लग गया। तो एक बार पैसा रिटर्न होगा, लेकिन रिटर्न उसी खाते में होगा जो आप फॉर्म भरते वक्त डालोगे। इसलिए इसका मतलब है वो भी मित्र वाले का नहीं होना चाहिए, आपके कोई परिवार का, खुद का, घर का हो तो ही ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो बाद में बच्चे इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। लिखा है ई मित्र या किसी अन्य एजेंसी के खाते या क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आवेदन शुल्क जमा कराने से बचे। ई मित्र या कोचिंग संस्थान या किसी अन्य एजेंसी आदि के बैंक खाते का विवरण न भरे। अब आ गया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना, तो ये सब डिटेल दी, इसके अकॉर्डिंग अपने को पूरा का पूरा अपना फॉर्म भरना है। अगर किसी को नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, हम एक एक करके फॉर्म भर के एक बताएंगे, उसके बाद में फॉर्म भरना बेटा। आवेदन जो फॉर्म भरोगे आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब प्रिंट आउट निकाल के इसको कहाँ भेजना है? कहीं नहीं भेजना। और यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है, चाहे आप सीयूटी का फॉर्म भरो या जेईटी का फॉर्म भरो, कोई सा भी फॉर्म क्यों ना भरो, आपको एक एक चीज संभाल के रखनी है। मेल भी करके रखो, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखो, रिपीट कर रहा हूं, मेल करके भी रखो। कई बार आप कहीं पर घर पे रखते हो, होली आ रही है, मान लो प्रिंट आउट निकाला, घर वालों ने साफ सफाई में उसको फेंक दिया, बाद में आप ढूंढते ही रह जाओगे, इसलिए दिक्कत आती है। इसलिए आजकल डिजिटल का जमाना, तो मेल कर दो हर डॉक्यूमेंट्स को, दोबारा तुरंत ही उस नाम से सर्च कर लो, और खुद के पास हार्ड कॉपी भी रखो। इसको कहीं पर भी भेजने नहीं है, सर मैंने जेट का फॉर्म भर दिया, अब इसको जोधपुर भेजना है क्या? हार्ड कॉपी को नहीं भेजना है बेटा, अपने पास में संभाल के रखना है। फिर ये काम जब कर लोगे तो समय पर आपका क्या आ जाएगा? एडमिट कार्ड आ जाएगा, प्रवेश पत्र आ जाएगा, फिर हम एग्जाम देने चले जाएंगे। परीक्षा का आयोजन पूरी डिटेल इसके अंदर दी हुई है, किन किन के लिए होगा वो मैंने बता दिया था आपको। अब एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई एग्जाम के अंदर ऐसे बच्चे जिनके साइंस सब्जेक्ट है वो एलिजिबल है, चाहे आपके एजी हो, बायो, मैथ हो। यदि आप डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी में जाते हो तो आपके पीसीएम होना कंपलसरी, और पीसीएम से ही पेपर अटेम्प्ट करना
जरूरी है, अदरवाइज जो है आप एलिजिबल नहीं रहोगे। और आप अगर एग्रीकल्चर से हो तो आप एबीसी पेपर लेके दे सकते हो, आप बायो से हो, पीसीबी से हो, फिजिक्स की जगह एजी लेके पेपर देना चाहो तो भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? आपके हर सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कोई 3 करने होंगे, मतलब 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 480 का पेपर होगा। 480 का जब पेपर होगा तो इसमें से आपके जितने नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो है मार्किंग होने वाली है। आपकी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए ध्यान रखें। आप अच्छे से अगर पेपर करते हो और जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने अटेम्प्ट करके आओगे तो ज्यादा बढ़िया है। अब बात करूंगा मैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में केवल मैं जेईटी की अगर बात करता हूं तो जेईटी 2021 के अंदर पूरे राजस्थान में जसवंत सुमन की पूरे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर वर्ग के अंदर फर्स्ट रैंक रही। मैं बात करता हूं 2022 के अंदर किशन बाकर पूरे राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग में किशन बाकर की फर्स्ट रैंक, जो हमारा नागौर का बच्चा है। और अभी 8% वो आईआरआई न्यू दिल्ली पढ़ रहा है, क्योंकि वो आईसीआर के थ्रू आईआरआई चला गया था। इसके अलावा टॉप 10 के अंदर 4 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के 2022 के अंदर रहे। अब मैं बात करूंगा रिजल्ट 2023 की जेईटी की, तो पूरे राजस्थान में उमेश की अपने वर्ग के अंदर फर्स्ट रैंक, इसके साथ ही टॉप 5 के अंदर 8 बच्चे अलग अलग वर्ग के अंदर हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट के रहे। इसके अलावा 1000 से ऊपर बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 2023 में सिलेक्ट होके गए। मैं बात करता हूं आरसीए कॉलेज उदयपुर, जिसकी सबसे ज्यादा कट ऑफ रहती है, जिसके अंदर पिछले 7 से 8 साल में सबसे ज्यादा बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के लगभग कॉलेज के अंदर या तो हर दूसरा बच्चा, मतलब आधे बच्चे, या हर तीसरा हर चौथा बच्चा आपको रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का, केवल आरसीए उदयपुर की बात कर रहा हूं, वहां मिलेंगे। ऐसे ही राजस्थान की जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर मैक्सिमम बच्चे आपको रॉयल इंस्टीट्यूट के देखने को मिलेंगे। और इसकी जानकारी के लिए इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और आप पिछले 5-7 साल के रिजल्ट हमारे ईयर वाइज चेक करो कि वास्तव में रॉयल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट जेईटी के अंदर कैसा है। हम तो जेईटी के लिए ज्यादा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके लिए हम ये चाहते हैं कि आप आईसीआर में भी सिलेक्ट होके जाओ। और आईसीआर के अंदर 2023 के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा 650 से ऊपर बच्चों ने कट ऑफ क्लियर की और देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर जितने भी बच्चों के लास्ट ईयर 100% आए थे, उनमें से 50% बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट के थे। और पूरे देश के अंदर पहली रैंक हमारी जो बच्ची है आकांक्षा गर्ग, उसकी एग्रीकल्चर वर्ग में 548 नंबर के साथ रही। और इससे पहले 2022 में पूरे देश के अंदर सोनिका जाट की आईसीआर के अंदर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एग्रीकल्चर वर्ग के अंदर रही। ऐसे ही देश के अंदर 2022, 21, 20 में सैकड़ों बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मैं पुनः बता दूं कि किसी भी बच्चे को निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बच्चा जो अभी 8% 12वीं में पढ़ रहा है और 12वीं की एग्जाम देने के बाद में वो बच्चा चाहता है कि मेरे पास 60 दिन है सर, मैं करेस कोर्स में पढ़ के जेट की अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो सकता हूं क्या? बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर ऐसी अनुभवी फैकल्टी है। हर सब्जेक्ट की हमारी जो है 4 जो है टीचर है हमारे यहाँ, लगभग 12 टीचर या 12 से ऊपर टीचर आपको पूरा कोर्स कराएंगे। 10 साल से ऊपर का उनको अनुभव है। जब वो आपको पढ़ाएंगे तो उनको पता है कि 2 महीने में किन किन टॉपिक को किस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ाए कि वो पढ़ाने के बाद में आपके दिमाग में सेट भी हो जाए और एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन करके आ जाए। मैं बता दूं आपको बहुत ज्यादा जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 60 दिन मोर देन इनफ है। आप अच्छे से पूरा अपना मन लगा के जैसे ही बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो उसके जस्ट अगले दिन अगर आप आते हो और कंटिन्यू 60 दिन तैयारी करते हो, सर मैं दूर से हूँ या कोई पारिवारिक कारण है मैं उदयपुर नहीं आ सकता लेकिन मैं क्रैश कोर्स में सिलेक्ट होना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या है? तो तेरे लिए बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है। तेरे लिए भी क्लासरूम लाइव है, घर बैठे भी आप आराम से पढ़ सकते हो। केवल और केवल 3000 रुपए के अंदर हम घर बैठे आपको पढ़ाएंगे, जिसके अंदर पूरा हम आपको कंटेंट देने वाले हैं। इसके अलावा कि सर हम उदयपुर आ जाएं लेकिन कहाँ रहेंगे, तो रॉयल इंस्टीट्यूट के खुद के हॉस्टल है जहाँ बहुत अच्छी घर जैसी फैसिलिटी है, रहना खाना पढ़ाई पूरी 1 नंबर। और इसीलिए आपका ये रॉयल इंस्टीट्यूट लंबे वर्षों से कई सालों से पूरे देश के अंदर 1 नंबर कृषि संस्थान बना हुआ है, जिसमें आप सभी का जबरदस्त जो है सहयोग रहा है। और मैं जो कुछ बोल रहा हूँ इनकी वीडियो क्लासेज आप हमारे कैंपस को जो है उसकी क्लासेज हमारे इंस्टा पे हमारे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट पे जाके एक एक चीज देख सकते हो। आपके आसपास का कोई बच्चा पढ़ के गया है तो आप उनसे हमारा फीडबैक ले सकते हो। पूरी जानकारी लेने के बाद में आप एडमिशन कराएं। और मैं एक बात आप सभी को जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है एक बार कहीं पर भी एडमिशन लो उससे पहले पेरेंट्स को साथ में लेके जरूर जाना, अपने मिलने वाले को दिखाने के लिए साथ में जरूर लाना। आप केवल
अंधभक्त बन के हर कहीं पर बिना जानकारी के एडमिशन लोगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को बाद में दिक्कतें आती है। इसलिए पेरेंट्स के साथ विजिट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो बच्चे सीयूटी वाले हैं उनके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। सीयूटी का फॉर्म भरते वक्त वहां आईसीआर नाम भी आ गया है, लेकिन अभी भी वहां कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी है। हम आईसीआर से कंटिन्यू संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बात को रख रहे हैं कि यहाँ हमें कुछ कंट्रोवर्सी लग रही है, इसको क्लियर करें। जैसे ही क्लियर करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि अब आप सीयूटी का फॉर्म भर दो। अगर वो कंट्रोवर्सी नहीं उठाते हैं तो आज शाम तक मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को मिलके आगे क्या करना चाहिए ताकि राजस्थान के बच्चे हैं वो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ सके। इसकी जानकारी भी मैं जल्दी दूंगा आपको। जेईटी से रिगार्डिंग या एग्रीकल्चर के कोई दूसरे एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको इस चैनल पे आके दूंगा। इसलिए कोई भी बच्चा टेंशन नहीं ले, बशर्ते आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें ताकि मैं आपके उस प्रॉब्लम को देख के उसके अकॉर्डिंग आपके पास सॉल्यूशन ला सकूं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।